गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। आई होप ज़बरदस्त होंगे और मज़े में होंगे। अल्टरनेटिंग करंट का प्रीवियस टॉपिक आपने रीड किया होगा, तो हम लोगों ने कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड क्या कहते हैं कैपेसिटिव इंडक्टेंस के बारे में हम लोगों ने समझा था, इम्पीडेंस के बारे में समझा था। सारे होल टॉपिक्स को मैंने कवर किया था प्रीवियस क्लासेस में, जहाँ पे एक्सेल, फ्रीक्वेंसी, एक्ससी, फ्रीक्वेंसी का डीसी वोल्टेज के साथ क्या फ़र्क है, फ्रीक्वेंसी का एसी सोर्स के साथ क्या डिफरेंस है फॉर द इंडक्टर एंड फॉर द कैपेसिटर, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। और अगेन आज की हमारी क्लास, जो कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब वहीं से नेक्स्ट लेक्चर, और जो कि बेस्ड है पूरी तरह से हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर। प्रीवियस कॉन्सेप्ट मज़ा आ जाएगा बेटा बिल्कुल कॉन्सेप्ट को पढ़ के। अल्टरनेटिंग करंट का एकदम धमाकेदार सेशन, ज़बरदस्त, मतलब फील द कॉन्सेप्ट। पढ़ के कहोगे यार सर क्या पढ़ा रहे हैं, गजब का। देखो ये कहानी स्टार्ट होती है बेटा सेल्फ इंडक्शन से। जिनको नहीं समझ में आए एक बार जाके सेल्फ इंडक्शन पढ़ लेना, सेल्फ इंडक्शन से टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो ये कहानी हमारी जुड़ती है बेटा सेल्फ इंडक्शन से। कहाँ से जुड़ता है बेटा ये कहानी हमारी लिंक है सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना से, जो कि प्रीवियस चैप्टर है हमारा। सेल्फ इंडक्शन हमारा प्रीवियस चैप्टर है। और सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना कहता है बेटा, सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना खुद को चिल्ला चिल्ला के बोलता है, दहाड़ कर बोलता है। क्या बोलता है सर? द फिनोमिना ऑफ, क्योंकि बेसिक से उठाना पड़ेगा, बिना बेसिक से उठाए ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। और वीडियो देख लीजिएगा ताकि मज़ा आ जाए। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in a coil, in a coil, the phenomena of production of induced EMF in a coil when changing current passing through them, कहने का सेंस है ये सेम कॉइल की बात कर रहा है। आई होप समझ गए होंगे चीज़ें बेटा। कोई ऐसी कॉइल जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है बेटा, कोई ऐसा कॉइल की मैं बात कर रहा हूँ जिस कॉइल में अगर आपने इंक्रीजिंग करंट भेजा, क्या भेजा? इंक्रीजिंग करंट। सेल्फ इंडक्शन खुद को बोल रहा है द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन चेंजिंग करंट पासिंग थ्रू देम। तो आइए डायग्रामेटिक वे में समझते हैं। दिस इज अ सर्कुलर कॉइल, दिस इज आवर सर्कुलर कॉइल। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और जब इस करंट कैरिंग कॉइल में करंट हम फ्लो कराते हैं पॉजिटिव टू निगेटिव लाइक दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ओके, सो कॉन्सेप्ट सेज व्हेन करंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो करंट चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, flux changes, magnetic flux changes, so total number of field lines which is passing through the same coil also changes. And finally the Faraday's law says induced EMF direct proportional to the rate of change in flux. अगर समय के साथ, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स की नंबर्स बदल रहे हैं, काउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है।
और इस कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ाया है बेटा, जो फ्लक्स है वो फॉर दिस सेल्फ इंडक्शन प्रोपोर्शनल टू करंट। याद करो, आराम से पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल चिल करते हुए, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट पढ़ के मज़ा आ जाए, ऐसा पढ़ो कोई टॉपिक छूटे भी ना और मज़ा भी आ जाए। सो फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई, यस सर, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई। हम बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स की। हम क्या बात कर रहे हैं बेटा? टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग फ्लक्स की। तो क्या हम लोग यहाँ पे n फाई नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्लक्स डिपेंड कर रहा है करंट पे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। current changes, magnetic field changes, magnetic field changes, flux changes, magnetic field lines changes, total number of flux changes, and total number of flux is like this n phi. So n phi again proportional to the current, and proportionality remove and get a constant, that is L, and this L is called self induction coefficient। जाके पढ़ो, बस इतना काफ़ी है। n phi by I, this is our कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। आई होप ये याद आ गया होगा मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। जहाँ पे n फाई हमारा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता दे रहा हूँ। जहाँ पे बेटा ये n फाई कहता है टोटल फ्लक्स लिंकेज। ये क्या कहता है बेटा? टोटल फ्लक्स लिंकेज, टोटल फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, चलिए। तो सर ये क्यों पढ़ाया आपने? क्यों पढ़ाया? बिल्कुल सही बात है, पूछना आपका लाजमी है, सर क्यों पढ़ाया आपने? ठीक है, अब यहाँ से हम अगली स्लाइड में आपको दिखाना चाह रहे हैं। फैराडे चाचा ने बोला था फैराडेज लॉ सेज, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। लिखते चलो, क्योंकि लिखोगे तभी मज़ा आएगा और तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, E is equal to माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी और डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, लाइक समथिंग दिस। तो हम लोग इस फाई की जगह पे क्या रखेंगे? n फाई। सुनते चलो, हम लोग इस फॉर्मूले को सब्सटीट्यूट करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे बाय द फार्मूला ऑफ n फाई बाई डेल्टा टी, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ special form of Faraday's law. This is also the form of Faraday's law. Faraday electromagnetic induction first law. Magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change in flux, like this. This is the language. So E is also language this, and according to previous concept, according to this previous concept, n phi is equal to Li. Yes sir. We can place the value n phi is equal to Li। ये मैंने कई बार पढ़ाया है। इस n phi की जगह हम क्या रख सकते हैं बेटा? Li रख सकते हैं। सर कहाँ से आया बेटा? यहाँ से आया, ये देखो यहाँ से आया। n phi is equal to Li हमने रख दिया। कंफ्यूज हो रहे हो तो जाके वहाँ से पढ़ो। E is equal to L phi डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब बताओ यहाँ से L क्या लिखोगे? यहाँ से L को हम लिखेंगे बेटा E इंटू टाइम होल डिवाइड बाई करेंट, और यही हमारी स्पेशल लैंग्वेज कहलाती है। L इज इक्वल टू इंडक्टर, L इज इक्वल टू E डिवाइड बाई I अपॉन डेल्टा टी। किताबें इसको ऐसे लिखी हैं और इसको याद कर लो, ये हमारे काम का पॉइंट है। स्टार पॉइंट है, सितारा बना रहा हूँ, स्टार पॉइंट है, इसको नोट कर लो। ठीक है, लाइक दिस। इतना अच्छा सर पढ़ाते कैसे हैं डिजाइनिंग में? बस मूड के ऊपर है, मूड बन जाए तो अच्छा पढ़ा देते हैं। L इज इक्वल टू E डिवाइड बाई आई बाई डेल्टा टी, और यहाँ से कॉन्सेप्ट कहता है बेटा, यहाँ से कॉन्सेप्ट कहता है द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L, the coefficient of self induction is equal to the induced EMF। मैं लैंग्वेज बना रहा हूँ बस ट्रिकी वे में। The coefficient of self induction is just equal to the value of induced EMF, is just equal to the
ये जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है ये जस्ट इक्वल होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के, बट व्हेन रेट ऑफ change in current will be unity माने 1। अगर हमारा I अपॉन डेल्टा टी, अगर I अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाए बेटा, यूनिटी हो जाए 1। अगर हमारा कुछ ऐसा हो जाए कॉइल में कि ये जो I अपॉन डेल्टा टी लिखा है ये किसके बराबर हो जाए, यूनिटी के, 1 के, तो ऐसे केसेस में हम अपनी आँखों को बंद करके कह सकते हैं कि जो L होगा ये इक्वल होगा E के। और ये लैंग्वेज आपके स्टैंडर्ड NCERT में गिवन है, जाके पढ़िए, आप पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा। स्टैंडर्ड NCERT में ये लैंग्वेज बेटा लिखी हुई है। This is our second definition of coefficient of self induction and also this is our fundamental, this is our base। ये जो हमारी ये स्लाइड है ये तो बेस है, और इस बेस को हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे ब्रह्मास्त्र। यहीं से तो सब निकला है, यहीं से तो हमारा सब निकला है, ठीक है। तो ये कहानी थी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का। सर इतना बताने का टारगेट क्या था, आइए अब चलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट से कैसे जोड़े EMI को, हाउ टू कनेक्ट AC विद EMI। तो चलिए इसको हम बताते हैं ना कैसे इसको कनेक्ट, हाउ टू कनेक्ट दिस टॉपिक विद AC माने अल्टरनेटिंग करंट। सर इतना पढ़ा दिए, हमको कैसे भरोसा हो कि सर आपके काम का पढ़ाए हैं। तो देखो समझा रहा हूँ, पहला टॉपिक हाउ टू कनेक्ट दिस टॉपिक विद AC। तो पहला क्वेश्चन हमारा उठता है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको लिख लीजिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा। हम ये कह सकते हैं स्टोर एनर्जी, ये पहला टॉपिक मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, स्टोर एनर्जी इन इंडक्टर। जो हम भी L के बारे में पढ़ रहे थे, ये कोई L है, L में कितनी एनर्जी स्टोर रहती है ये मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। ये टॉपिक हमारा AC में ज़रूरत पड़ेगा। उस टॉपिक का नाम है LC ऑस्किलेशन। पढ़ना है कि नहीं आपको, LC ऑस्किलेशंस है ना अल्टरनेटिंग करंट में, LC ऑस्किलेशंस। तो वो LC ऑस्किलेशन में इसका यूज़ होगा, ठीक है। तो ये मैंने कनेक्ट किया, कैसे कनेक्ट किया सर, स्टोर एनर्जी इन इंडक्टर। बेटा जैसे कैपेसिटर के अंदर क्वालिटी होती है एनर्जी को स्टोर करने का इन द फॉर्म ऑफ हाफ CV², वैसे ही हमारा एक इंडक्टर जो होता है, ये इंडक्टर भी एनर्जी को स्टोर करता है, और इस एनर्जी को कहते हैं U = हाफ LI²। U = हाफ LI²। तो कैसे, आइए बताते हैं कैसे। बिल्कुल टू द पॉइंट है, कहानी बकवास नहीं है, टू द पॉइंट है, चीज़ें कनेक्ट है बिल्कुल। देखो सबसे पहले एक इंडक्टर बना दो, ये मैंने इंडक्टर बना दिया, ओके। इंडक्टर है तो क्या कंसीडर करोगे, L। और सर यहाँ पे करंट क्या कंसीडर करेंगे, लाइक दिस इज आवर करंट, ये हमारा करंट है। अब हमने ये कंसीडर किया तो बिल्कुल कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। मैं इतने बार पढ़ा चुका हूँ, वर्क डन ही आपकी स्टोर एनर्जी होगी, वर्क डन ही स्टोर एनर्जी है। तो बस फुल डेडिकेशन से टोटल वर्क डन निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो जो टोटल वर्क होगा यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो सर निकाले कैसे, हमको नहीं आता है, चलो बताते हैं। तो W बराबर फार्मूला यूज़ करोगे Q इंटू V, ये फार्मूला है, W बराबर Q इंटू V। तो यहाँ पे Q तो कुछ पता नहीं है भाई, हमें Q कुछ नहीं पता है, तो Q अभी पड़े रहने दो, और V को डिस्प्लेस कर दो वैल्यू ऑफ E से फॉर द इंडक्टर, क्योंकि V को डिस्प्लेस कर सकते हैं ना इंड्यूस्ड EMF से। हाँ सर, हाँ समझ गए, अभी जो पढ़ाया हूँ प्रीवियस टॉपिक।
W इज इक्वल टू Q इंटू V, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन उठता है कि Q तो Q ही है, बट वोल्टेज की जगह हमने क्या रख दिया, E। तो सर इसको कैसे हटाएं? अब देखो ये हटाने की बारी आ गई। छोटे वर्कडन को DW कहते हैं, बहुत बार हमने सिखाया है, छोटे वर्कडन को DW कहते हैं। और चार्ज अभी भी पड़ा है, पड़े रहने दो। और E की हम डिस्प्लेस कर देंगे बेटा, इस वैल्यू ऑफ E को डिस्प्लेस करेंगे बाय द फार्मूला L di/dt। किस फार्मूले से? L di/dt फार्मूले से। सर ये कहाँ से आ गया? ये देखो क्या लिखा है, L इज इक्वल टू di/dt। क्या लिखा है ये? हम E को डिस्प्लेस कर सकते हैं L di/dt से, ठीक है। ये आपका देखो सामने ना, ये देखो क्या लिखा है, यही तो हमने लिखा है। E को कैसे डिस्प्लेस करोगे? L di/dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये रिलेशन साफ साफ दिख तो रहा है, ये देखो हमें E को डिस्प्लेस करना है, E को, तो ये देखो लिखा है, आप देख रहे हो ये 2 स्लाइड। नहीं समझ में आया क्या? कन्फ्यूज़न? देखो E इज इक्वल टू n∅/Δt पढ़ाए थे, और n की जगह हमने ये रख दिया। तो देखो ये फार्मूला साफ साफ दिखा रहा है कि नहीं? सर कौन वाला? हमारी आंखें धुंधली हो गई हैं। ये देखो E इज इक्वल टू L di/dt, E इज इक्वल टू L di/dt, छोटा वर्कडन है। ये देखो वर्कडन की जगह dW और Q की जगह Q और E की जगह L di/dt फॉर द इंडक्टर। अब यहाँ पे बता दो ये आपने कैसे डिस्प्लेस किया? फॉर द इंडक्टर वी नो E इज इक्वल टू L di/dt। ये हम पढ़ चुके हैं। फॉर द इंडक्टर वी नो E इज इक्वल टू L di/dt, वही मैंने रख दिया। अब जैसे ये रखे, चलो इसको प्रूफ कर दो, थोड़ा छोटा और कर दें। ये हमने जैसे रखा बेटा, जैसे हमने इसको यहाँ रखा। अब दिमाग मेरा, ये मेरा दिमाग है, ये मेरा दिमाग है, मेरा खुद का ब्रेन इस बात को हिंट दे रहा है। क्या हिंट दे रहा है? एक बात बताओ, Q की जगह IT नहीं रख सकते हैं? इस Q की जगह IT रख सकते हैं कि नहीं? तो देखना dW इज इक्वल टू Q की जगह IT, तो I तक तो ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड छोटा सा ले लो, dt। टाइम पीरियड छोटा, क्योंकि हमें टाइम काटना है, गायब करना है, टाइम को क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा कि कैसे सेटलमेंट करते हैं। W बराबर QV हमने लगाया, हाँ सर। V को डिस्प्लेस किया E से, हाँ सर। E को डिस्प्लेस किया L di/dt से, दिमाग यूज़ करके, ब्रेन यूज़ करके। अब मेरे दिमाग ने बोला कि Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT होता है, तो T से T कट जाएगा, टाइम की कहानी ख़त्म। इसीलिए हमने क्या किया, I इंटू dt यहाँ पर वैल्यू रख दिया। और जैसे हमने I इंटू dt रखा, बगल में L है, बगल में di है, और डिवाइड बाई dt है। देखो कुछ लोग कट जाएंगे, तो यहाँ देखो dt से dt कट गया, और जैसे कट गया हमारा आंसर आ गया। देखो क्या, dW इज इक्वल टू L, I di। बस अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, यही हमारा आंसर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें वर्कडन चाहिए ना, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जैसे आप दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे, dW का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू L I di का इंटीग्रेशन। तो dW का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, W। dW का इंटीग्रेशन हो जाएगा W, और L है बाहर, L बाहर आ गया, इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा I di का इंटीग्रेशन होगा। और I di का इंटीग्रेशन क्या होता है, बच्चा जानता है, क्या होगा सर? बेटा L di का नहीं पता क्या? L बाहर, I di का इंटीग्रेशन होता है I²/2, क्योंकि दोनों सेम है ना, फैक्टर दोनों मैच खा रहे हैं भाई। L I di, ये देखो सेम फंक्शन है, I di
आई डी आई, तो आई डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, I²/2, और यहाँ पे पुट कर दीजिए 0 से मैक्सिमम वैल्यू। करंट की सबसे लोअर वैल्यू क्या है, 0। करंट की सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, I0। तो हम यहाँ पे कहेंगे फॉर द इंडक्टर लिखते चलो फॉर द इंडक्टर 2 एरो लगा के लिख दो। I minimum will be 0 to I maximum will be I का नॉट, और यही हमने लिमिट चढ़ा दिया 0 से I0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वर्क डन है W ही हमारा U है और L हमारा ऑटोमेटिक बाहर है, तो हाफ L अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आ गया आपका एनर्जी हाफ LI²। ठीक है, इस पूरे स्लाइड को लिख लीजिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। वर्क डन, देन EMF को डिस्प्लेस करो LdI/dt से, LdI को अगेन सब्सटीट्यूट करो, dt कट जाए। LdI/dt को ऐसा सेट करो कि dt कट जाए, यहाँ dt कट गया, बचा LdI। तुरंत मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये दिमाग में होना चाहिए। dW = LIDI बन गया, तो L कांस्टेंट होता है, बाहर आ गया, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, बाहर आ गया। IDI का इंटीग्रेशन सेम फंक्शन है, I का DI, तो इंटीग्रेशन I²/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमें सीखने को ये मिला कि सेम एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, U ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन कैपेसिटर विल बी half CV², same as it is U for the inductor in AC इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट, AC माने अल्टरनेटिंग करंट, U of the inductor in AC will be half LI², और I हमारा क्या होगा, मैक्सिमम करंट। तो यहाँ बताना ज़रूरी है बेटा कि I इज़ द मैक्सिमम करंट, I will be मैक्सिमम, बहुत ज़रूरी है ये बात बताना। ठीक है, कोई नाराज़गी तो नहीं, नो सर कोई नाराज़गी नहीं, मज़ा आ गया। अब इस टॉपिक को फिर कोरिलेट कर, तो बेटा इसको नोट कर लीजिए, इरेज करने जा रहा हूँ क्योंकि फालतू जगह वेस्ट होगा। इस पॉइंट को लिख लीजिए, ठीक है, इस पॉइंट को लिख लीजिए, इरेज करने जा रहा हूँ, यस सर। अब हम आपको बताने चल रहे हैं द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्शन, मीन्स हम ये बोलेंगे कि सेल्फ इंडक्शन फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड। अब हम ये निकालने चल रहे हैं कि अगर बड़ी सोलेनॉइड हो तो उसका L कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास बड़ा सोलेनॉइड है लाइक इंडक्टर, अगर हमारे पास बड़ा सोलेनॉइड, तो बड़े सोलेनॉइड का L कैसे निकालेंगे, L चलो बताते हैं, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। कहने का सेंस कि आपको सेल्फ इंडक्शन रिलेशन निकालना है, सेल्फ इंडक्शन रिलेशन, और सेल्फ इंडक्शन रिलेशन के लिए आप जनरल बुद्धि लगाओगे, बिल्कुल सामान्य दिमाग। चलो आओ कैसे सोचवाते हैं, हम सोचवाते हैं आपको। इंडक्टर ये हमारा है, ठीक है, देखते चलो बस, ये इंडक्टर है, इसका L क्या है, ये आपके सामने बना हुआ है, ठीक है, ये इंडक्टर L है। अब इंडक्टर अगर L है तो ये इंडक्टर बिल्कुल सोलेनॉइड के जैसा दिख रहा है, सोलेनॉइड का, और सोलेनॉइड की फील्ड होती है B = μ0NI। एक तरफ से समझते चलना, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लो आपके याद रहने के लिए, सोलेनॉइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B will be μ0NI। सोलेनॉइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी μ0NI। अगर हम इस B को A से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कहने का सेंस हमें B पता चल गया, स्टेप बाय स्टेप समझोगे तभी क्लियर होगा। मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, इसको हम इक्विवेलेट कर लें एरिया से, तो
वी वांट टू डिफाइन स्टेप बाय स्टेप। देखो सोलेनॉइड है ये, लॉन्ग सोलेनॉइड, ये हमारा क्या है, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड है तो लेंथ L होगा, करंट वगैरह कुछ ना कुछ होगा ही होगा, I, तो ये सब है, गिवन है। वी वांट टू फाइंड टोटल फ्लक्स। हम क्या चाहते हैं बेटा, वी वांट टू फाइंड टोटल फ्लक्स। तो फ्लक्स सेज फाई इज इक्वल टू बी ए, एंड ऑल्सो नो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई मल्टीप्लाइड विद एरिया। यस सर, क्लियर। बी फाई इज इक्वल टू बी ए, so phi will be mu naught ni into area, A is area, A is also area of the solenoid। अब यहाँ तक सर क्यों गए, मैग्नेटिक फील्ड से एरिया। अब हम कहेंगे टोटल फ्लक्स लिंकेज ऑफ सोलेनॉइड, ऐसे लिखना पड़ेगा बिल्कुल, टोटल फ्लक्स लिंकेज ऑफ सोलेनॉइड। टोटल फ्लक्स लिंकेज ऑफ सोलेनॉइड विल बी एन फाई को क्या कहते हैं, टोटल फ्लक्स लिंकेज। सुनते चलो, टोटल फ्लक्स लिंकेज को क्या बोलते हैं, एन फाई। तो अकॉर्डिंग टू रूल एन फाई को क्या लिखोगे, एन, और फाई की वैल्यू ये है म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया। अब यहाँ पे मैं खेल खेलने चल रहा हूँ, फॉर द सोलेनॉइड वी नो स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाई L। जो स्मॉल n है ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये होता है टोटल टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये भी आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक। जब सोलेनॉइड की बात होती है तो स्मॉल n को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं N बाई L से। अब हम चल रहे हैं डिस्प्लेस करने, तो n फाई जो हो गया वो n फाई इक्वल होगा किसके, म्यू नॉट, जो ये n फाई है ये किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट, और 2 बार n। कैसे सर, म्यू नॉट के बगल में एक n है ही, और इसकी जगह रखेंगे n बाई L। ये स्मॉल n की जगह मैंने क्या रख दिया, n बाई, ये देखो इस स्मॉल n की जगह हमने क्या रख दिया, n बाई L। ये देखो ये स्मॉल n की जगह n बाई L। तो ये हो गया क्लियर। और करंट क्या है, I, करंट I है। ये क्या क्यों लैग कर रहा है, लैग कर रहा था हमारे शर्ट से, तभी मैं सोच रहा हूँ क्यों लैग कर रहा है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे करंट I हो गया इंटू एरिया हो गया। बस अब कुछ करना नहीं है बेटा, ये जो इतना हमने मेहनत किया बस इस मेहनत को इक्विवेलेट कर दो किससे, ये इतनी मेहनत जो हमने किया अब इसको फाइनल इक्विवेलेट करते हैं और हमारा आंसर आ चुका है। फाइनल इसको बराबर करते हैं, जो n फाई है, n फाई, ये n फाई किसके बराबर होगा, म्यू नॉट n स्क्वायर, म्यू नॉट n स्क्वायर I इंटू एरिया डिवाइड बाई L, इसके बराबर। और हम जानते हैं आज ही के क्लास में हमने पढ़ाया आपको, जो फाई होता है वो किसके बराबर होता है, Li के। ये देखो क्या लिखा है, n फाई किसके बराबर है, Li के। ये n फाई किसके बराबर है, Li के। देखो मैंने लिखा है ना, n फाई इज इक्वल टू Li, बस यहीं से आंसर बराबर कर लो। म्यू नॉट को n फाई को किसके बराबर होता है, Li के। तो ये देखो यहाँ पे है ना n फाई है ना, बस इसको हटा दो फटाक से। जैसे n फाई आया इसको डिस्प्लेस कर दिया Li से, n फाई डिस्प्लेस हो गया Li से, और Li बराबर होता है म्यू नॉट n स्क्वायर I बाई I इंटू एरिया डिवाइड बाई L। जो कटता बने काट दीजिए और आंसर निकाल लीजिए, जो कटता बने काट लीजिए। जैसे I से I कट गया, देखो I से I कट गया और L की वैल्यू निकल के आ गई, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ स्क्वायर
एरिया डिवाइड बाई एल। ये है आपका इंडक्टर का वैल्यू फॉर द सोलेनॉइड। सो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा L है फॉर द म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया बाई L। ये टर्म याद रखना, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, a इज ऑल्सो एरिया एंड L इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ अगले स्लाइड में, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। म्यू नॉट, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं L फॉर सोलेनॉइड, L की वैल्यू फॉर द सोलेनॉइड ये क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया अपॉन L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, L इज आवर लेंथ ऑफ सोलेनॉइड and A is also area and mu naught is permeability of free space, permeability of free space, permeability of free space जिसकी वैल्यू भी हम जानते हैं, मैं ये भी याद दिला दूँ, वही म्यू नॉट घिसा पिटा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ ये। तो ये हमारा टॉपिक हमारा फिनिश। अब ये हमने क्यों पढ़ाया बताता हूँ बेटा, बस अब मज़ा आने वाला है, लास्ट टॉपिक है इसके बाद। जो हमारा LC ऑसिलेशन है, जो हमारा LC ऑसिलेशन है, LC ऑसिलेशन इसी बात पे बेस्ड है, LC ऑसिलेशन इसी बात पे बेस्ड है कि कैसे हम LC ऑसिलेशन को समझें। तो LC ऑसिलेशन के लिए मुझे टॉपिक पढ़ाना पड़ रहा है। अब इसके बाद एक और टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है द वैल्यू ऑफ मोशनल EMF फॉर द रोटेटिंग कॉइल। या चलिए इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि ये अलग से हम पढ़ा देंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, इसी से मतलब कोरिलेट करने के लिए। तो उस टॉपिक का नाम है बेटा, उस टॉपिक का नाम है मोशनल EMF, मोशनल EMF फॉर द रोटेटिंग रॉड। बहुत तगड़ा टॉपिक है, क्योंकि आज की क्लास इतनी धमाकेदार है, ये आपको इसी चैप्टर में मिलेगा। अल्टरनेटिंग करंट, EMI सब मिक्सअप है बेटा, ये टेंशन मत लीजिए। बस मैंने अल्टरनेटिंग करंट का अलग प्लेलिस्ट करवा दिया था जानबूझ के, है आपका एक ही चैप्टर EMI में ही। मोशनल EMF फॉर द रोटेटिंग रॉड, मोशनल EMF फील करो इस कहानी को कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मोशनल EMF, और मोशनल EMF का मतलब E की बात कर रहा है। मोशनल EMF मतलब किसकी बात कर रहा है, E की बात कर रहा है। फॉर द रोटेटिंग रॉड, कहीं पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैं बनाना शुरू कर दिया, कहीं पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो आप देख रहे हो, ये हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड रखी है, क्या रखी है बेटा, रॉड। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड रखी है, ए लाइक दिस एंड दिस। बताते हैं, रुक जाइए। आप ही के लिए बना रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये जो रॉड है बेटा, ये रॉड रोटेट कर रही है लाइक दिस,
चलिए अब आपको समझ में आ गया, वही ये रहा हमारा। ये जो रॉड है सर, कॉन्सेप्ट क्या है? मोशनल ईएमएफ, मतलब ई तुमको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ई फाइंड आउट करना है। बट कंडीशन इज दिस रोटेटिंग रॉड की लेंथ क्या है? एल। रॉड की लेंथ क्या है? एल। और ये रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब थीटा एंगल पे ये रोटेट कर रहा होगा, थीटा एंगल पे, ठीक है, थीटा एंगल पे। और स्पीड क्या है इसकी रोटेटिंग स्पीड है बेटा ओमेगा कांस्टेंट, ये गिवन है। कांस्टेंट स्पीड से ये रोटेट कर रही है, मतलब ओवरऑल ये जो रॉड है अपने मीन पोजीशन से, ये है हमारी रॉड, तो ये जो रॉड है एल लेंथ की, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अपने मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रही है। क्या कर रही है बेटा? रोटेट कर रही है विद ओमेगा कांस्टेंट स्पीड। ये है इसकी कहानी। और इस केस में इस रॉड पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ, यही हम फाइंड करना चाहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए। वो ट्रिक है बेटा ये जो अब पढ़ाने चल रहा हूँ। सर कैसे? चलो बताता हूँ कैसे। अब ये जो हमारा रॉड है, ये रॉड हमारी रोटेट कर रही है थीटा एंगल पे, और जो कि स्पीड क्या है? ओमेगा। स्पीड क्या है बेटा इस रॉड की? ओमेगा। विजिबल है ना? बस विजिबल होना चाहिए, ज़्यादा इसमें गुणा गणित नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें अगर ई चाहिए, ई, और वो भी रॉड का, तो फैराडे ने एक ही बात बोला था, जो ई होता है वो होता है तुम्हारा क्या? N∅/T। यही होता है, याद करो भाई। मोशनल ईएमएफ क्या होता है? E बराबर N∅/T, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। अब रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स में हम इसको फॉर्मूले को रिमूव करेंगे, मतलब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स वही है, N हमारा वही है। फाई की जगह हम रख सकते हैं वैल्यू BA और डिवाइड बाई टाइम पीरियड T, ये हो गया E। अब समस्या यह है कि यहाँ पे एरिया कैसे निकालें, समस्या यह है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें। तो ऐसे केस में आइए आपको एक ट्रिक पढ़ाता हूँ, और वो ट्रिक ये है। जो ये रॉड है ना बेटा, ये जो L लेंथ की रॉड है, ये बहुत छोटा एंगल घूमी है, मतलब जो इसका जो रोटेशनल एंगल थीटा है वो बहुत छोटा मान के चलो। ये देखो, नो डाउट ये घूम रहा है, लेकिन बहुत छोटा एंगल, स्मॉल एंगल थीटा, बहुत छोटा एंगल है। क्या है? स्मॉल एंगल। नो डाउट ये रॉड घूम रही है, ऐसे ये रॉड ऐसे घूम रही है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए, फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, हम ये लिखेंगे इसको, for the small displacement theta, we consider, अगले स्टेप में ये डायग्राम, ये फार्मूला। अब देखो, for the small displacement theta, area of rod will be consider as small triangle। सर ये क्या दिखा रहा हूँ अभी? जब ये छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो ये ट्रायंगल नहीं कहोगे, एक्चुअल में तो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ, लेकिन इतना छोटा थीटा है, ये क्या दिख रहा है हमें? ट्रायंगल दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है बेटा? ट्रायंगल। एक्चुअल में ये इतना छोटा थीटा बना रहा है फॉर द वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट
So this arc motion, this rotational motion, this circular rotational motion is considered as triangle. और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ अपनी जगह, बेस क्या है, ट्राइंगल का बेस क्या है, एल, ट्राइंगल का बेस क्या है, एल। और सर हाइट क्या है, तो हाइट के लिए लगाओगे आर्क इंटू रेडियस फार्मूला। तो हाइट जो हमारा मिलेगा, हाइट हमारा क्या मिल जाएगा बेटा, थीटा इंटू एल। ये हमारा हाइट है, ये हमारा क्या है, हाइट है, ये हमारा हाइट ऑफ ट्राइंगल है, हाइट ऑफ ट्राइंगल, जो कि क्या है, जो कि आर्क लेंथ है। एक्चुअल में ये क्या है, आर्क लेंथ है, रियलिटी में ये आर्क लेंथ है, लेकिन फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने हटा दिया इसको। तो हाफ अपनी जगह हाफ है, बेस ऑफ द ट्राइंगल इज एल बिकॉज लेंथ ऑफ रॉड इज गिवन एंड एच इज ऑल्सो थीटा इंटू एल। तो बस एरिया हमारा आ गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, बस फार्मूला पे रख दो, आंसर आ गया, फार्मूले पे रख दो। वी नो E इज इक्वल टू एन, एन फाई बाई टी, एन फाई बाई टी, एन फाई बाई टी मीन्स चेंज इन फ्लक्स। भाई जाहिर सी बात है, चेंज इन फ्लक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में आप निकाल सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया के साथ उसको रखते हैं, एरिया के साथ हम उसको रखते हैं। चल, तो फाई की जगह क्या आंसर हुआ, बी इज यूनिफॉर्म बाहर आ गया, फाई बराबर बी ए था तो बी यूनिफॉर्म बाहर आ गया। और एन जो है पड़े रहने दो, एन अभी इसको हटा देंगे, मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं होगी, पड़े रहने दो अभी। चलो एक काम करते हैं, रुको, इसको ये ना लिख करके बल्कि हम डेफिनेशन वाइज लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो ई है वो है चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स विद टाइम इंटरवल, हम ये लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हमें डेरिवेशन तक पहुंचना है। टाइम इंटरवल, ई बराबर क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स एंड टाइम इंटरवल। और चेंज इन फ्लक्स को हम लिख सकते हैं बी, एरिया, तो अब एरिया की वैल्यू हाफ और बेस, हाफ के बाद बेस, तो बेस था एल और हाइट है हमारी थीटा इंटू एल, ऑल्सो थीटा इंटू एल। और इस पूरे डाटा को डिवाइड कर दो टाइम से, इस पूरे डाटा को क्या करो, टाइम से डिवाइड कर दो। तो ये हो गया हमारा टाइम इंटरवल डेल्टा टी। और चेंज इन फ्लक्स है तो बाहर क्या लगा होगा, डेल्टा लगा होगा। भाई चेंज इन फ्लक्स है तो बाहर डेल्टा लगा होगा। अब मुझे बताना मेरे प्यारे गधों, मुझे एक बात बताना कि चेंज इन फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल से, डेल्टा से, और टाइम इंटरवल को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। तो मैग्नेटिक फील्ड सो ऑल्सो कांस्टेंट, बेटा मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो कांस्टेंट। हेडिंग का नाम क्या है, मोशनल ईएमएफ फॉर द रोटेटिंग रॉड, मोशनल ईएमएफ फॉर द रोटेटिंग रॉड। किसी रोटेट कर रहे रॉड का मोशनल ईएमएफ क्या होगा, तो रोटेटिंग रॉड का जो मोशनल ईएमएफ है वो हमारा फाई बराबर बी ए डिवाइड बाई टी। और मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो कांस्टेंट बिकॉज हियर इन दिस चैप्टर, इन दिस कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म and also half is constant and length of rod is also constant, so L and L makes L square। और बचा क्या, डेल्टा बच गया, तो डेल्टा को हम यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा का थीटा, क्योंकि थीटा ही चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या बदल रहा है, थीटा कंटिन्यूसली चेंज, तो ये थीटा वेरी हो रहा है। थीटा क्या हो रहा है, थीटा ही हमारा चेंज हो रहा है। और जब थीटा चेंज हो रहा है तो डेल्टा किसके पास जाएगा, थीटा के पास जाएगा। तो अब हमें समझ में आया कि डेरिवेशन में क्या करना था, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और हमारा डेरिवेशन ये आ चुका है। डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी को कहते हैं ओमेगा कांस्टेंट स्पीड दिस। तो हमारा ईएमएफ ई बराबर, जो ईएमएफ ई लिखे हो ये ई है, ई, तो ई की वैल्यू आ चुकी है हाफ, मैग्नेटिक फील्ड बी और लेंथ ऑफ द रॉड एल, और इसके बाद ओमेगा, थीटा बाई टी क्या होता है बेटा, ओमेगा।
ठीक है, यही हमारा डेरिवेशन था और जाके चेक करिए, ये एनसीईआरटीज़ में हो सकता है गिवन हो, सिलेबस में तो नहीं है बट ये टॉपिक हमें पढ़ना है, क्वेश्चन इसके दिख जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ओमेगा क्या होता है बेटा? ओमेगा है हमारा कांस्टेंट स्पीड, ओमेगा है हमारा कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, और इसी ओमेगा को हम प्यार से बुलाते हैं एंगुलर स्पीड। क्लास 11th का ये कॉन्सेप्ट है एंगुलर स्पीड, और इसी ओमेगा को हम प्यार से बोलते हैं डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड टाइम, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ये हमारा ओमेगा हमने इसीलिए डिस्प्लेस कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी हमें दिखा तो हम क्या रख दिए ओमेगा, और यही हमारा हो गया आंसर। रोटेटिंग कॉइल की कहानी आपको याद होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, तो आज की क्लासेस हमारी जो भी हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल एज इट इज़ रखना होगा। अब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी एलसी ऑसिलेशन और एलसीआर सर्किट का क्या कहते हैं उसको, रेजोनेंस। तो हम एक बार फिर से आपको बता दें, केस ऑफ रेजोनेंस, केस ऑफ रेजोनेंस, केस ऑफ रेजोनेंस for LCR and then we will read LC oscillation, LC oscillations। ठीक है, तो ये आज की क्लास, अभी तो ये अल्टरनेटिंग करंट पे पड़ा हुआ है, बाद में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, बट ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज की जो भी क्लासेस थी बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर पे केस ऑफ रेजोनेंस फॉर द LCR एंड LC ऑसिलेशन के साथ। इस चैप्टर को फिनिश करके अगले चैप्टर का शुभारंभ करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर पे।